बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम आगाज़ करेंगे वैलेंसी से। वैलेंसी क्या है और सादा कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी को कैसे ज़ाहिर करते हैं, सादा आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी को कैसे ज़ाहिर करते हैं, मिसालों की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। वैलेंसी, सबसे पहले वैलेंसी की तारीफ़ करते हैं, फिर इसकी डिपेंडेंस यानी कि इन्हिसार देखते हैं कि किसके ऊपर ये मुनहसर है, फिर हम इसकी मिसाल देखेंगे और उसके बाद सादा कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी को हम कैसे वजाहत कर सकते हैं, सादा आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी की कैसे वजाहत कर सकते हैं, इन बातों को तफसीलन समझेंगे। तो सबसे पहले वैलेंसी की तारीफ़। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। इस्तेदाद किसे कहते हैं? इस्तेदाद कहते हैं सलाहियत को। इस्तेदाद का मतलब है सलाहियत। तो एक एटम दूसरे एटमों के साथ, दूसरे कितने एटमों के साथ मिलने की सलाहियत रखता है, कितनी इस्तेदाद रखता है? तो एक एटम की दूसरे एटमों के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत, मिलकर रहने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? वैलेंसी। ये एलिमेंट की एक मुनफरिद खसूसियत है, बड़ी नुमाया और एक ख़ास किस्म की ये खसूसियत है किसी भी एक एलिमेंट की, वैलेंसी। अगर मैं वैलेंसी के इन्हिसार की बात करूं कि इसका इन्हिसार किन चीज़ों के ऊपर है, तो वैलेंसी का इन्हिसार इधर मैं लिखूंगा, वैलेंसी का इन्हिसार किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। वैलेंसी का इन्हिसार किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बाब नंबर 2 के अंदर हम तफसीलन समझेंगे भी। वैलेंसी का इन्हिसार किसी भी एटम के आखिरी शेल। अब ये आखिरी शेल क्या है? आखिरी शेल को ना एक दो और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे आपको अपनी इसी बुक के अंदर किसी जगह पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा वैलेंस शेल, किसी जगह देखने को मिलेगा बैरूनी शेल, और कहीं पे आपको देखने को मिलेगा आखिरी शेल। तो चाहे आखिरी शेल लिखा हो, वैलेंस शेल लिखा हो या बैरूनी शेल लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही चीज़ को जाहिर करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक एलिमेंट है जिसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर ये एक शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर आपके सामने बनाया है और इस एलिमेंट के अंदर मैंने 3 शेल बनाए हैं। मतलब न्यूक्लियस के गिर्द कुछ ख़ास किस्म के रास्ते होते हैं जिन रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। उन ख़ास किस्म के रास्तों को हम शेल कहते हैं। वो ख़ास किस्म के रास्ते शेल भी कहलाते हैं, इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इनको ऑर्बिट भी कहा जाता है। आगे चल के हम ये सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ जर्नल बातों को समझना है, आम सी बातों को समझना है। तो बिल्कुल दरमियान के अंदर एटम का क्या मौजूद है? सबसे दरमियान में एटम का मौजूद है न्यूक्लियस। वैलेंसी समझाने के लिए हमें इन कुछ बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। तो बिल्कुल दरमियान के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में 2 चीज़ें हैं, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरे नंबर पर प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैंने लिख दिया 0। जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है,
तो न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा पूरे न्यूक्लियस के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पूरे न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इस चार्ज को बैलेंस रखने के लिए न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स मौजूद होते हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होंगे? चक्कर लगा रहे होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। और अगर हम मुकम्मल तौर पर देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर उतने ही उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। लिहाजा जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इसका मतलब उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और इस तरह से हमारे पास जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी रहेगा। अगर मैं बात करूं, हम बात करना चाह रहे हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है? मैंने कहा कि वैलेंसी का जो इन्हिसार है वो किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। मैंने आपके सामने ये एक एटम बनाया है, ये एटम है सोडियम का, सोडियम जिसका सिंबल हम पढ़ के आए हैं आखिरी लेक्चर में Na, सोडियम का सिंबल। और इसका हमने असल जो लतीनी लफ्ज़ है वो भी पढ़ा था, वो भी सीखा था, और वो क्या था? नेट्रियम, जिसकी वजह से इसको ये सिंबल दिया जाता है Na का, नेट्रियम की वजह से। तो अगर हम इसके देखें न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल के अंदर, इस पहले शेल को क्या नाम दिया जाता है? पहले शेल को नाम दिया जाता है K शेल, दूसरे शेल को नाम दिया जाता है L शेल, तीसरे शेल को नाम दिया जाता है M शेल, फिर N, फिर O, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाती हैं। तो K शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। L शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा L शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुक सकते। M शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स M शेल के अंदर नहीं आ सकते। तो पहले शेल K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की। अगर मैं किसी भी एटम की साख्त बनाना चाहता हूं तो मुझे उस एटम का एटॉमिक नंबर यानी उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है 11। मैंने अभी कहा कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो पहले शेल में मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल के अंदर मौजूद है। तो दोनों मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, लेकिन सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका मतलब ये कि वो 11वां इलेक्ट्रॉन्स इस तीसरे शेल के अंदर मौजूद होगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आखिरी ये वाला जो शेल है, तीसरा शेल, न्यूक्लियस से चलते हैं। जब हम शेल्स की गिनती करते हैं तो न्यूक्लियस की जानिब से गिनती शुरू की जाती है। तो K शेल ये पहला शेल है, L शेल ये दूसरा शेल है, M शेल ये तीसरा शेल है। इसका मतलब ये सबसे अंदर वाला शेल है और ये सबसे बाहर वाला शेल है। तो सबसे बाहर वाले शेल को हम क्या कहते हैं? बैरूनी शेल। इसी शेल को हम क्या नाम देते हैं? वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है खाली, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा आपको खाली नज़र आ रहा होगा। तो वैलेंस शेल भी इसी को कहते हैं और आखिरी शेल भी इसी को बोला जाता है। तो शेल की जो गिनती है वो न्यूक्लियस वाली जानिब से शुरू की जाती है और बाहर की तरफ इनकी गिनती को जारी रखा जाता है। तो सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोडियम के केस में ये 3 शेल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये सोडियम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो अपने इसी आखिरी शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की मदद से ये काम करेगा, क्योंकि हमने कहा कि इसका इन्हिसार, वैलेंसी का इन्हिसार किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो यहाँ सोडियम के चक्कर में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक ही है, आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि जब सोडियम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बनाएगा।
तो मैं सोडियम की वैलेंसी को इस तरह से भी लिख सकता हूँ Na1+। इसका मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन देकर किसी दूसरे एटम को उसके साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, और इस तरह से ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मैं इसके लिख सकता हूँ कि सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, +1, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन की मदद से किसी दूसरे के साथ मिल सकता है, जुड़ सकता है या बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से मैं किसी दूसरे एलिमेंट की अगर वैलेंसी की बात करूं, अगर मैं बात करूं पोटाशियम की, तो पोटाशियम की वैलेंसी भी क्या होगी, +1। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3- या -3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटाशियम एक वैलेंसी जाहिर कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देकर इतनी वैलेंसी जाहिर कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन -3, इसका -3, इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर इतनी वैलेंसी जाहिर कर रहा है। तो खैर ये मुख्तलिफ मैंने आपके सामने मिसालें दी हैं वैलेंसी की, कि किसी एलिमेंट की कुछ होती है, किसी एलिमेंट की कुछ होती है, और ये सारी बातें, इन सारी बातों का इन्हिसार किसके ऊपर होता है कि एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद है। सोडियम के लिए आखिरी शेल में सिर्फ एक था, पोटाशियम के लिए भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि नाइट्रोजन के चक्कर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के लिए आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पड़ी होती है। हमें इससे ये भी बात जाहिर हो रही है कि वैलेंसी को हम 2 मुख्तलिफ तरह से भी इसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। एक तो ये कि एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, दूसरे नंबर पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कुछ एलिमेंट्स के केस में कि एक एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह मौजूद है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह है। तो हम वैलेंसी को 2 मुख्तलिफ तरह से इसकी तारीफ को बयान कर सकते हैं। पहले आपके सामने लिखी हुई है, इन दोनों को मजमूई तौर पर हम इस तरह से बयान करेंगे कि वैलेंसी एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। नाइट्रोजन की भी मैं यहाँ आपको मिसाल वाज़िया कर देता हूँ कि ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल के बाद ये न्यूक्लियस के बाहर दूसरा शेल। अब अगर मैं इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स बताऊं कि किस तरह से मौजूद हैं, तो पहले शेल के अंदर चूंकि हमने पढ़ा अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दूसरे शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 पूरे करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर मौजूद होंगे नाइट्रोजन के। तो 5 बाहर वाले शेल में, बैरूनी शेल में, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, और 2 अंदरूनी शेल के अंदर। तो इस तरह से ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मैं अगर आखिरी शेल की बात करूं तो आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हमें कैसे पता चला 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 की कमी क्यों नहीं है, 5 की कमी क्यों नहीं है, 2 की कमी क्यों नहीं है? हम यही कैसे कह रहे हैं कि आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? हम ये सारी बातें करते हैं ऑक्टेट रूल की बुनियाद के ऊपर। ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट ऑक्टा से, और इसका मतलब होता है 8। किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। कोई भी एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है, और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एटम से ले लेता है, या किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है किसी दूसरे के साथ, और अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, चूँकि वो मुस्तहकम होना चाहता है। तो अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसके आखिरी शेल में चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी ख़ुद को मुस्तहकम करने के लिए इस रूल की पैरवी करना चाहता है, तो लिहाजा 8 पूरे करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेगा। मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह मौजूद है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह मौजूद है वो इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो आपने दोनों बातों को याद रखना है कि वैलेंसी को हम 2 मुख्तलिफ तरह से इसकी तारीफ को बयान कर सकते हैं। एक तो ये कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दूसरे नंबर पर यह कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दोनों तरह से, कुछ एलिमेंट्स के लिए हम इस तरह से बयान कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स के लिए इस तरह से बयान किया जा सकता है। तो दोनों तरह से आपने वैलेंसी को अपने ज़हन में
बिठा के रखना है। आगे चलते हैं कि सादा कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी किस तरह से एक वैलेंसी की वजाहत की जाती है सादा कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो सादा कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है। मतलब कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में बनता है। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और इस तरह से खुद को मुस्तहकम कर लेते हैं ऑक्टेट रूल की बुनियाद पर, तो इस तरह का जो कंपाउंड बनता है वो कोवलेंट कंपाउंड बनता है और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर हम कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी बताना चाहते हैं कि क्या है, तो एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम की तादाद। तो कोवलेंट कंपाउंड में अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर इस एक लाइन को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। यहाँ पे फर्ज कर लें कि हमारे पास एक कार्बन है। मैं कार्बन का यहाँ पे अगर आपको कार्बन की साख्त बना के बताऊँ तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बाहर पहला शेल, ये न्यूक्लियस से बाहर दूसरा शेल। अभी आप पढ़ के आए हैं कि पहले शेल को क्या बोला जाता है, के शेल, दूसरे शेल को क्या बोलते हैं, एल शेल। आपने अभी पढ़ा कि के शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं कार्बन यहाँ पे बना रहा हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पहले शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 पूरे करने के लिए बाकी 4 रह गए हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के दूसरे शेल में इस तरह से मौजूद होंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कार्बन के। लेकिन इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। हमने इधर पढ़ा कि वैलेंसी जो है इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, अब इसके पास 4 है। अब ये एटम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, खुद को मुस्तहकम करने के लिए, ना ही ये चारों इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ये चारों इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये बाहर वाला शेल वैसे ख़त्म हो जाएगा। जब बाहर वाला शेल ही ख़त्म हो गया तो सिर्फ ये वाला शेल बचा। अब ये वाला शेल बैरूनी शेल, आखिरी शेल या वैलेंस शेल कहलाएगा और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। इसका मतलब अगर ये एटम 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता तो देने के बाद जो बैरूनी शेल बचता उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। इसका मतलब अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने को डुप्लेट रूल बोला जाता है। तो फिर ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता, इसकी पैरवी करता और इसके नतीजे में ये खुद को मुस्तहकम कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कब इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, कब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम हासिल करेगा, इसकी भी एक मयार होती है, इसकी भी एक मिकदार होती है ख़ास किस्म की। अब ये 4 हैं तो ये ना ही 4 किसी दूसरे से ले सकता है, कोई दूसरा भी नहीं देगा, और ना ही ये खुद किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, फिर ये खुद को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ एटम्स के साथ या एक ही किस्म के दूसरे एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये उसका एक शेल। हाइड्रोजन में एक ही शेल है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये उसका एटॉमिक नंबर 1, ये उसका बैरूनी शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। हाइड्रोजन का एक ही शेल है और पहले शेल को हम के शेल कहते हैं और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक है। ये चाहेगा कि ये अपने इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करके खुद को मुस्तहकम कर ले। उसके लिए ये क्या करेगा, अब चूंकि एक ही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका शेल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आयन बन जाएगा। और आयन जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो मुस्तहकम इतने ज़्यादा नहीं होते, लिहाजा इसकी कोशिश होगी कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। लेकिन जब ये कार्बन के करीब आएगा तो कार्बन के पास तो देखेगा कि पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन है, वो दरमियानी हालत के अंदर मौजूद है, ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। तो ख़ुद को भी मुस्तहकम रखने के लिए, उसको भी मुस्तहकम करवाने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन की कार्बन के एक आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन आएगा दूसरी तरफ से,
उस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इस अपने एक इलेक्ट्रॉन की कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, शेयर कर लेगा। इसी तरह से एक तीसरी तरफ से एक और हाइड्रोजन आएगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और उस एक इलेक्ट्रॉन की मदद से वो क्या करेगा, कार्बन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इसी तरह से एक चौथा हाइड्रोजन आएगा और वो चौथा हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या करेगा, कार्बन के आखिरी शेल में पड़े हुए एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा खुद को। और इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के अंदर क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। और इस तरह से बनने वाली ये जो बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड क्या कहलाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। मतलब ये कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बनाएगा। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मीथेन। तो यहाँ पर चूंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है बॉन्ड के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 4। यही बात इधर लिखी हुई है कि एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम कितना, तो यहाँ पर कार्बन से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो लिहाजा कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। ठीक है। एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले बॉन्ड कितना, तो कार्बन का ये एक एटम है, इससे कितने बॉन्ड बन पा रहे हैं, 4 बॉन्ड बन पा रहे हैं, तो 4 ही इसकी वैलेंसी है। तो दोनों बातों को इस मिसाल की मदद से समझा जा सकता है। अगर मैं एक और मिसाल की बात करूं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड कौन सा होगा, अमोनिया। और यहाँ पर नाइट्रोजन चूंकि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। एक और मिसाल लेते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ पानी की, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है। एक ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं इसकी साख्त को देखूं थोड़ा सा, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है। मतलब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है पानी के अंदर, तो फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड, पानी के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड, और मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड, ये सारे के सारे कोवलेंट हैं। लिहाजा मीथेन, अमोनिया, पानी, ये तीनों कोवलेंट कंपाउंड हैं। और तीनों की अगर मैं बात करूं, तो ये जो बॉन्ड बने हैं ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, जितने जितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, जितने जितने बॉन्ड बना रहा होगा, वही इसकी वैलेंसी को जाहिर करेंगे। तो ये थी सादा कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी। आगे चलते हैं, सादा आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी ये किस तरह से वाज़ह की जा सकती है। वैलेंसी से मुराद, सादा आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए हासिल करता है। आयनिक कंपाउंड के चक्कर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद, वैलेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए हासिल करता है या खारिज करता है, मुकम्मल करने के लिए हासिल करता है या खारिज करता है। तो वैलेंसी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए हासिल करेगा या खारिज करेगा। कब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा एक एटम, कब इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा एक एटम, इसके लिए एक मुनासिब मिकदार होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हों या 3 इलेक्ट्रॉन से कम हों, तब हमेशा वो एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, मतलब अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। और इसी तरह से अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कोवलेंट के केस में कि एटम के आखिरी शेल में थे ही पूरे पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ना उसने खारिज किया ना उसने हासिल किया, बल्कि शेयर कर लिया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा एक एटम या इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देगा। तो
अब मैं बात करता हूँ इस फिक्रे को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सोडियम एटम, आप इसकी साख्त पीछे भी समझ कर आए हैं। इसमें 3 शेल्स होंगे। हमें पता है जो पहला शेल है वो क्या कहलाता है, K शेल, दूसरा L, तीसरा M। पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18। यहाँ पे मैं सोडियम के साथ साथ बनाता हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर भी 3 शेल होते हैं। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो पहला शेल K, दूसरा L, तीसरा M। K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं एक और एटम यहाँ पे बनाता हूँ एल्यूमिनियम। इसके अंदर 3 शेल, इसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला शेल यहाँ पे कौन सा होगा, K शेल, दूसरा L, तीसरा M। पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18। अब ज़रा हम इनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर देखते हैं कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। पहले की बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो पहले शेल के अंदर 2, दूसरे शेल के अंदर 8, जबकि तीसरे शेल में बाकी बचा 1। मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो पहले शेल में उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में 8, जबकि तीसरे शेल में 12 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद होंगे, पहले शेल में जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ये 13 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो गए। जब मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो यहाँ पे देखें मैंने कहा कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए हासिल करता है या खारिज करता है। ठीक है, तो पहले मैं वो आपको मिसाल दे रहा हूँ जिसमें एक एटम कब इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। मैंने कहा पहली बात वो कर रहा हूँ जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सारे वो एटम्स मैंने बनाए हैं आपके सामने जिनमें इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 या 3 से कम है। अब देखें ज़रा, ऑक्टेट को पूरा करने से मुराद है कि 8 इलेक्ट्रॉन करना। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 8 तक जाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, लिहाजा ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अपना यही 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करने की वजह से ये बाहर वाला शेल जो है ये सारा क्या हो जाएगा, इसका ख़त्म हो जाएगा। जब ये सारा शेल ख़त्म हो गया, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया किसी को, तो पीछे जो अब बैरूनी शेल बचा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम खुद को मुस्तहकम करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और देकर अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन देकर। तो इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। ये सोडियम की वैलेंसी होगी। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पहले शेल में 2, दूसरे में 8, जबकि तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपना आखिरी शेल ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, लिहाजा ये 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, लेकिन खुद को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश ज़रूर करेगा। ये क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, इसका आखिरी शेल ख़त्म हो गया। जब आखिरी शेल M शेल इसका ख़त्म हो गया तो पीछे अब जो आखिरी शेल बचा है, बैरूनी शेल जो बचा है, वो
L है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसका मतलब इसने अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया, लेकिन कैसे किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देकर। तो लिहाजा मैग्नीशियम जितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है खुद को मुस्तहकम करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो मैग्नीशियम की क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो चूंकि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या ठहरी, +2 ठहरी। हमने यहाँ भी यही कहा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी क्या होती है कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या जितने खारिज करेगा। तो अभी हम पहला केस, एक केस पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, खारिज किए जा रहे हैं, और खारिज करके खुद को मुस्तहकम किया जा रहा है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक बनाया जा रहा है। फिर मैं दूसरे की भी मिसाल दूंगा आपको जब हासिल करके यही काम किया जाता है। तो सोडियम चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है यही काम करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम यही काम करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, +3 होगी। देखते हैं कैसे। एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। अब ये जो सबसे बैरूनी शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और दरकार है, लेकिन कोई भी एटम इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो लिहाजा ये 5 इलेक्ट्रॉन फिर लेने की बजाय क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को क्या कर देगा, दे देगा। जब ये अपने आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अपने आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा, जब दूसरे को दे देगा तो उसके नतीजे में इसका आखिरी शेल ख़त्म, और जब आखिरी शेल ख़त्म तो जो पीछे शेल बचा एल शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एल्यूमिनियम +3 की शक्ल में जमा 3 की शक्ल में मुस्तहकम हो चुका है, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +3। अभी हमने 3 मिसालें पढ़ी हैं। पहले नंबर पर हमने पढ़ी सोडियम, फिर हमने पढ़ी मैग्नीशियम, और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ी एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसी बिलतरतीब 1, 2 और 3 है। तो ये हमने सादा आयनिक कंपाउंड के अंदर वो वाला हिस्सा पढ़ा है जिसमें कोई भी एटम खुद को मुस्तहकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, और खारिज करके जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता था, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता था। अब एक आधी मिसाल मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि एटम खुद को मुस्तहकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल कब करता है। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, और ये नाइट्रोजन का दूसरा शेल। फिर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, ये पहला शेल, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। फिर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। अब मैं ज़रा इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बनाता हूँ यहाँ पर। ये हम बना रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब इसके पहला शेल के, दूसरा एल, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन गुंजाइश कितने की है, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कि एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब इसके पहले शेल के शेल, दूसरा एल शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं, गुंजाइश 8 की है, लेकिन है सिर्फ मज़ीद 6 हैं 8 पूरे करने के लिए। तो 2 ये और 6 आखिरी शेल के अंदर चले जाएंगे, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं फ्लोरीन की तरफ जिसका एटॉमिक नंबर है 9। तो पहला शेल के, दूसरा एल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 9 पूरे करने के लिए दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखें ज़रा, जब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन जब किसी दूसरे
एटम के साथ बॉन्ड बनाने लगता है तो कोशिश करता है कि ये दूसरे एटम से क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। जब दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 5 और 3 मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज भी क्या आ जाता है 3- और ये 3 इसकी वैलेंसी को जाहिर करता है। इसी तरह से जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे और अपना आखिरी शेल ख़त्म करके अंदर वाला शेल बना ले, बस ऐसा नहीं होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज 2- आ जाएगा और ये इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। माइनस इस बात को जाहिर कर रहा है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स इतने हासिल किए हुए हैं। मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, जिसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने लगेगा तो उससे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा और इसके ऊपर चार्ज माइनस आ जाएगा और यही इसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो आपने देखा कि एटम्स इलेक्ट्रॉन देकर भी और इलेक्ट्रॉन लेकर भी दोनों तरह से वैलेंसी जाहिर करते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जो वैलेंसी का हमारे जो बुनियाद है इनके अंदर वैलेंसी की, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। जबकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बुनियाद है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है। आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी क्या है, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की, तो मैं कह सकता हूं कि इनकी वैलेंसी भी बिलतरतीब क्या होगी, 3, 2 और 1। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसकी वैलेंसी बिलतरतीब 3, 2 और 1 है। तो ये था सादा आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी का नज़रिया कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम वैलेंसी किसको कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी किसको कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो आज आपने वैलेंसी के नज़रिए को बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश की। आपने सादा कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी इस नज़रिए को बखूबी समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।